तो बच्चों अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का ए। तो यहां पर एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे दिया गया है। ओके, तो यहां पर बोला जा रहा है यूरेनियम अंडरगोज न्यूक्लियर फिशन एज शोन इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फिशन रिएक्शन। तो इस फिशन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ऑलमोस्ट श्योर रहो, ऐसा एक क्वेश्चन, ऐसा एक न्यूमेरिकल श्योरली रहेगा, और ये कोई बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, और उस कैलकुलेशन करने के लिए भी तुम लोगों के पास कैलकुलेटर रहता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है। तो चलो कर लेते हैं। अब देखो यहां पर पहले क्या था, ये दोनों ऑब्जेक्ट यूरेनियम एंड एक यहां पर न्यूट्रॉन, इजंट इट। और लास्ट में क्या मिला है, क्रोमियम, बेरिलियम और 3 न्यूट्रॉन निकला है वहां से। अब देखो बच्चों, केमिस्ट्री मैं क्लास 11-12 में ही लास्ट पढ़ा, उसके बाद मैंने भूल गया, तो मैं गलत भी बोल सकता हूं, KR एंड BA, क्रोमियम और बेरिलियम बोल रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट में मुझे सही कर दो। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते। वैसे भी ये मुद्दा है नहीं, ठीक है, ये ना जान के भी हम लोग इजीली करेक्ट वे में ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो चलो कर लेते हैं। अब देखो यहां पर पहले ये दोनों ऑब्जेक्ट था, मतलब ये जो दोनों न्यूक्लियस था, बाद में ये 3 आ गया हमारे पास, मतलब क्रोमियम, बेरिलियम और न्यूट्रॉन। ओके बच्चों, तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगा वो हमें निकालना है। तो पहले हम लोग इनिशियल मास निकाल लेते हैं। अब ये न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, इन सब का जो इनिशियल मास है वो भी AMU में तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में ही दिया रहेगा, तो उसको भी याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, तुम लोग स्पेसिमेन पेपर देखो, पिछले ईयर का पेपर देखो, ये सारी जगह पर वो प्रॉपरली दे दिया गया है। ओके, तो इनिशियल मास जो यूरेनियम 235 का मास है दैट इज 235.0439। ओके बच्चों, तो मैंने क्या किया है, ये कैलकुलेशन कर लिया है। ओके, ये डेटा मैंने लिख लिया है। ओके, ताकि कैलकुलेशन मुझे बार बार करना ना पड़े। ओके, तो ये है यूरेनियम का मास, ओके, एटॉमिक मास यूनिट में, AMU या U में। ओके, और न्यूट्रॉन का है 1.0087। तो इतना AMU या U कुछ भी लिख सकते हो तुम। तो सोचो बच्चों, एक चीज अच्छे से ध्यान दो, बिफोर रिएक्शन यूरेनियम और ये न्यूट्रॉन था, इन दोनों का जो टोटल मास है दैट इज M initial is equal to 236.0526। सिंपल एडिशन करो, तुम लोगों को मिल जाएगा। अब जो फाइनल मास है वो अगर हमें निकालना है, फाइनल मास मतलब इन तीनों का। ओके, तो मास फाइनल इज इक्वल टू इसका मास विच इज 89.9195 प्लस इसका मास बेरिलियम का 142.9206 प्लस यहां पर 3 न्यूट्रॉन है, इजंट इट। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 1.0087, इतना U। तो इन तीनों को अगर ऐड करें तो हमें मिलेगा फाइनल मास इज इक्वल टू 235.8662 U। तो ये आ गया अपना फाइनल मास, समझ में आ गया। तो ये हो गया इनिशियल मास, यहां पर मिल गया फाइनल मास। सिंपल, मतलब क्लास 7 का बच्चे भी कर सकता है इसको, अगर उसे कैलकुलेटर दे दिया जाए। अब देखो जो चेंज इन मास या मास डिफेक्ट जो हो रहा है वो कितना है, डेल M। अब यहां पर हमें देख के ही समझ में आ रहा है ये है 236 और ये है 235, तो M इनिशियल इज ग्रेटर, तो दैट्स वाई MI माइनस MF, क्योंकि मॉड ही हमें निकालना है। तो अगर 236.0526 माइनस 235.8662 इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो डेल M विल बी इक्वल टू 0.1864 U। ये हो गया अपना मास डिफेक्ट। ओके, अब देखो
हमें पता है कि ये मैं यहां पर कर रहा हूं 1U मास के लिए जो एनर्जी वहां से कन्वर्ट होके जो निकलता है एनर्जी, दैट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV। तो यहां पर 0.1864 U है, तो उसके लिए जो टोटल एनर्जी होगा E इज इक्वल टू 931 इंटू 0.1864, तो E विल बी इक्वल टू 173.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इजंट इट? तो जो वे है इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ में आ गया। इनिशियल मास और फाइनल मास निकाल लेंगे, वहां से मास सब्ट्रैक्ट करके मास डिफेक्ट निकाल लेंगे और उसके बाद उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। उसमें भी याद रखना है हमें कि 1U इज इक्वल टू 931 MeV, 1U या 1 AMU इज इक्वल टू 931 MeV। तो यहां पर जितना U निकला है उसके साथ 931 मल्टीप्लाई कर दो, निकल गया अपना एनर्जी रिलीज्ड। एम आई क्लियर? समझ में आया? तो ये हो गया अपना आंसर। ओके, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 19.1 का बी। यहां पर क्या पूछा जा रहा है? राइट एनी वन बैलेंस्ड इक्वेशन टू रिप्रेजेंट न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, अब देखो यहां पर बहुत सारा बैलेंस्ड इक्वेशन का एग्जाम्पल है, मैं अलग से बता नहीं रहा हूं, लेकिन एक चीज ऑब्वियसली ध्यान देना बच्चों, जब तुम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे वहां पर ऑब्वियसली मेंशन करना है अगर न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो वहां से रिलीज हुआ है तो वो भी तुम्हें मेंशन करना है। अलॉन्ग विथ एनर्जी रिलीज कितना हुआ है वो तो ऑब्वियसली मेंशन कर रहे हो, उसके साथ ऑब्वियसली बताना है न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो में अगर कुछ निकला है, रिलीज हुआ है, तो वो भी तुम्हें मेंशन करना है इन द इक्वेशन इटसेल्फ। समझ में आया? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर सी। यहां पर क्या पूछा जा रहा है? इन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल डिड नॉट डिफ्लेक्ट। तो हमने देखा है ना कि रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट था कि गोल्ड फॉयल ले लिया गया था और अल्फा पार्टिकल को छोड़ा जा रहा था, तो हम लोगों ने देखा और उसके पिछले तरफ डिटेक्टर था, तो हम लोगों ने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दूसरे तरफ चला गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, और बहुत ही कम अमाउंट का अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री या उससे भी ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, इजंट इट? तो वहां से ही जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आया, इजंट इट? रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों को बताया और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं उसको। तो यहां पर पूछा जा रहा है इन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिड नॉट डिफ्लेक्ट, some showed a deflection of more than 90 degree and some were deflected by even 180 degree, isn't it? तो ये स्टेटमेंट है। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, what hypothesis was made to justify the deflection of alpha particle by more than 90 degree? तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस जो भी बहुत हैवी है, तो अल्फा पार्टिकल को, हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को अगर कोई 90 डिग्री रिफ्लेक्ट कर सकता है, मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एटम के अंदर भी ऐसा कुछ जगह है जो बहुत ही हाईली डेंस है और पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए उसको डिफ्लेक्ट कर पाए। तो ये हमें लिखना होगा। एम आई क्लियर? समझ में आया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? स्टेट एनी वन पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी। तो ये भी प्रॉपर एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको तुम लोग लिख सकते हो, तो मैं अलग से इसको नहीं बोलूंगा। ओके, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 19 का जो और वाला पार्ट है वहां पर आ जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर पूछा जा रहा है डिफाइन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। मतलब हमें डिफाइन करना है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो ऑब्वियसली डेफिनेशन ये तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। यहां पर ऑब्वियसली एक चीज मेंशन करना, नहीं तो मार्क्स कटेगा, दैट इज कार्बन 12 एटम। मतलब विथ रेस्पेक्ट टू C12 एटम, C12 एटम का जितना टाइम्स होता है वो ऑब्वियसली तुम्हें मेंशन करना है।
ओके बच्चों, नहीं तो मार्क्स कट सकता है। तो ये डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, राइट इट्स एनर्जी इक्विवेलेंट। तो बच्चों ऑलरेडी पिछले वाले क्वेश्चन में ये हम लोगों ने यूज कर लिया है। तो 1 AMU जो अमाउंट ऑफ मास है, इसको अगर हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करें तो जो एनर्जी होगा दैट विल बी 931 MeV। वो न्यूक्लियर फिशन वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने ऑलरेडी इसको अप्लाई कर चुके हैं हम लोग, तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन ही बोला जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो सिग्निफिकेंस है, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियस के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो क्या सिग्निफाई करता है। देखो बाइंडिंग एनर्जी ना, वो घर का जो सबसे बूढ़ा मेंबर होता है, जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, बूढ़ा कहना तो गलत होगा, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा मेंबर होता है वो क्या करता है, वही हम सबको समेट के रखता है घर में। तो घर का जो सबसे बड़ा मेंबर होता है ना, वो ही सबसे अच्छे से हम सबको समेट के रखता है। वो मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी भी न्यूक्लियस के लिए वो सबसे बड़ा मेंबर है। कैसे? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी वही एनर्जी है जो न्यूक्लियॉन्स है, मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इन सबको उतने छोटे न्यूक्लियस में 10⁻⁻15 मीटर का रेंज के न्यूक्लियस में समेट के रखता है। ओके बच्चों, तो बाइंडिंग एनर्जी जितना ज्यादा, मतलब घर का जो बड़ा है वो जितना स्ट्रॉन्ग, वो उतना अच्छे से सब फैमिली मेंबर्स को समेट के रख पाएगा। और अगर वो वीक पड़ गया तो फैमिली आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करने लगेगा। सोचो एक फैमिली में से बड़ा लड़का, उसका पत्नी और उसका बच्चा निकल के बाहर चला गया, और ऐसा होता रहेगा। वैसा ही अगर बाइंडिंग एनर्जी कम हो गया न्यूक्लियस में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कम हो गया, तब क्या होगा, न्यूक्लियस विल स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग। ओके, मतलब रेडियो एक्टिविटी में जो होता है, ओके, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जो हम लोग देखते हैं। और अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो दैट विल बी अ स्टेबल न्यूक्लियस। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इज 656.3 नैनोमीटर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रीडबर्ग कांस्टेंट। तो यहां से हमें रीडबर्ग कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो बच्चों जो लैम्डा का वैल्यू है दैट इज 656.3 नैनोमीटर, मतलब 656.3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, इजंट इट। अब बामर सीरीज में N1 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2, और उसके बाद N2 का वैल्यू 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो फर्स्ट लाइन कब आएगा, जब 3 ऑर्बिट से n = 3 से n = 2 में इलेक्ट्रॉन आएगा, तब जो वेवलेंथ निकलेगा दैट इज द फर्स्ट लाइन। तो N2 = 3, ये फिक्स्ड हो गया। समझ में आया? लैम्डा यहां पर दे दिया गया है, तो रीडबर्ग कांस्टेंट R = हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1/λ = R × 1/n1² - 1/n2²। Am I clear? तो लैम्डा का वैल्यू हमें पता है 1/656.3 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट R। तो 1/n1² मतलब 1/2² - 1/3²। यहां पर इसको एलसीएम करेंगे तो R ये हो जाएगा 1/4 - 1/9। तो R 4 9 36, 9 - 4 मतलब ये हो गया R × 5/36। Therefore R will be equal to 36/5 × 656.3 × 10⁻⁻9। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा
R will be equal to 1.097 into 10 to the power 7 मीटर टू द पावर -1. ओके, तो ये हो गया रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू, और तुम लोग अपने बुक में मैच करके देख सकते हो. दिस इज द वैल्यू ऑफ रीडबर्ग कांस्टेंट. एम आई क्लियर? समझ में आया? तो बच्चों, अब हम लोग हमारे स्पेसिमेन पेपर का लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं. क्वेश्चन नंबर 20. ओके, यहां पर क्या कहा जा रहा है? अ रेन सेंसर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर सेंसिंग रेन. दे आर used to automatically activate windscreen wipers to remove water from the windscreen, is used to shine infrared light onto the windshield at an angle of 45 degree, which is then detected using an IR photodiode. Okay, तो देखो रेन सेंसर क्या है. देखो स्क्रीन में जो पिक्चर तुम लोगों को दिख रहा है, ओके, तो वहां पर एक विंडस्क्रीन दिखाया गया है. ओके, विंडस्क्रीन के सामने ये डिवाइस रहता है. देखो, जब तुम ड्राइव कर रहे हो उस टाइम पे अगर अचानक से बारिश हो जाए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे विंडस्क्रीन में बारिश आएगा, इससे तुम्हें विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगा, दिखाई नहीं देगा. तो तुम क्या करोगे? वाइपर ऑन करोगे, वाइपर ऐसे घूमता रहेगा. ओके, लेकिन आज के जमाने का, नए जमाने का जो कार्स है उसमें वो करने का भी जरूरत नहीं पड़ता. मतलब वाइपर ऑन करने का भी जरूरत नहीं पड़ता. अगर रेन सेंसर ऑन है तुम्हारे कार में तो जब भी बारिश होगा, मतलब विंडस्क्रीन में जब भी पानी गिरेगा, उसी दौरान जो वाइपर है वो काम करना स्टार्ट कर देगा. तो तुम्हें अलग से ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है. तुम और भी ज्यादा फोकस कर पाओगे इन योर ड्राइविंग, इजंट इट? वैसे भी 18 के नीचे ड्राइव करना कानूनन जुर्म है, तो ऑब्वियसली मत करना. ठीक है, और बोर्ड्स कर लो, उसके बाद जो छुट्टी मिलेगा उस टाइम पे लाइसेंस बना लेना और अच्छे से बाइक, कार्स, कुछ भी हो चलाना. ओके, उससे पहले नहीं. कंसंट्रेट, फोकस इन स्टडी. तो फिर से रेन सेंसर के बारे में आ जाते हैं. तो इस रेन सेंसर में एलईडी और फोटोडायोड यूज किया जाता है. तो जो क्वेश्चन है पहला, नेम द 2 सेमीकंडक्टर डायोड्स यूज्ड इन द रेन सेंसर. तो देखो, ये एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर तुम अच्छे से पैसेज को पढ़ो तो इस पैसेज में ही ये दोनों डायोड का नाम है. देखो, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, मैं फिर से रीड कर रहा हूं. दे आर यूज्ड इन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट विंडस्क्रीन वाइपर्स टू रिमूव वाटर फ्रॉम द विंडशील्ड एंड IR LED. तो यहां पर LED के बारे में बोला गया है. is used to shine infrared light onto the windscreen at an angle of 45 degree, which is then detected using an IR photodiode. Second डायोड के बारे में भी बोला गया है, isn't it? तो नेम द 2 सेमीकंडक्टर डायोड्स यूज्ड इन रेन सेंसर. तो क्या क्या होगा? वन, पहला होगा एलईडी, दूसरा होगा फोटो डायोड. एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बायसिंग इज यूज्ड इन ईच केस ऑफ दीज डायोड्स. ये भी एक प्रॉपर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें रिकॉल करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, हम लोग फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, और फोटो डायोड को हम लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, इजंट इट? ये सेमीकंडक्टर में एकदम बेसिक जगह पर बताया जाएगा. अभी तक अगर सेमीकंडक्टर नहीं हुआ है तो वेट करो. ठीक है, मैं सेमीकंडक्टर भी बताऊंगा जब जनरल क्लास लूंगा तुम लोगों का. ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ द सिंबल ऑफ एलईडी. तो ये था दूसरा कि कैसे कनेक्ट किया गया है एलईडी को फॉरवर्ड बायस में एंड फोटो डायोड को रिवर्स बायस में. एंड थर्ड होगा ड्रॉ द सिंबल ऑफ एलईडी. तो सिंबल ऑफ एलईडी, जो एलईडी होता है, जो डायोड होता है, वैसा ही है, सिर्फ यहां पर एक सर्कल. और क्योंकि ये एक एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड है, मतलब ये लाइट एमिट करता है, तो ऐसे हम लोग फोटोन का, मतलब जैसे लाइट ट्रैवल कर रहा है, फोटोन यहां से एमिट हो रहा है, वो हम लोग यहां पर दिखाएंगे. एम आई क्लियर? ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव. ऑब्वियसली टर्मिनल्स दिखा देना. क्यों? क्योंकि
एलईडी को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, हम लोग फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। तो देखो ये अपना पी साइड है, ये अपना एन साइड है। पी को अगर प्लस में कनेक्ट किया गया है, एन को अगर माइनस में कनेक्ट किया गया है, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है। अगर उल्टा हो जाए तो ये तो रिवर्स बायस में हो जाएगा, इजंट इट, तब तो काम नहीं करेगा। तो यहां पर ये हो गया अपना लास्ट आंसर। ये भी एक बहुत ही इजी मतलब लास्ट जो क्वेश्चन था वो तुम लोगों के लिए हलवा दिया गया था कि डेजर्ट के तौर पे वो खाओ और मजे करते हुए घर जाओ। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बच्चों ये था अपना स्पेसिमेन पेपर ऑफ आईएससी 2024 का, मतलब 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका। अब बच्चों इसके बाद इस क्वेश्चन को तुम लोग अच्छे से देख लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। पहले क्वेश्चन को देखो, समझो और बाद में ना देख के इसको प्रैक्टिस करो, तब ये परमानेंटली तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा। इसके साथ और एक बात कह देता हूं, इसी वीडियो में ऐलान कर देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आईएससी फिजिक्स का वो सॉल्व करेंगे। एम आई क्लियर? तब तक बाय एंड थैंक यू।